सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता फसल। ये कविता जो है कवि नागार्जुन जी ने लिखी है। इनकी हमने एक पहले कविता पढ़ी है अपने पाठ्य पुस्तक में, यह है दंतुरित मुस्कान। और ये बच्चों आप सामने चित्र देख रहे हैं नागार्जुन जी का, और एक तरफ आप फसल का चित्र देख रहे हैं। फसल कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन कवि ने सिर्फ फसल ही नाम रखा है, किसी विशेष फसल का नाम नहीं दिया, ना गेहूं ना चावल या कोई और फसल। तो नागार्जुन जी के बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम जरूर जानेंगे। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा के सतलखा गांव में हुआ। दरभंगा जिला है, और 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम जो बचपन का नाम था वैद्यनाथ मिश्र था, और ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे, घूमते रहते थे। और 1936 में वे श्रीलंका गए और वहाँ ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। तब से इनका नाम नागार्जुन पड़ गया, क्योंकि इससे पहले इनका क्या नाम था, वैद्यनाथ मिश्र। और 1938 में ये स्वदेश आ गए और अपने देश में वापस आ गए। वहाँ 2 साल रहने के बाद घुमक्कड़ थे, अक्खड़ थे, हमेशा घूमते रहते थे, और पूरे भारत की यात्रा इन्होंने अनेक बार की। सन 1998 में इनका देहांत हुआ। तो कविता की पृष्ठभूमि क्या है, ये देखो बच्चों, कितनी सुंदर फसल का चित्र जो आपने देखा एक तरफ, और फसल सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। तो बच्चों आप सभी देखते होंगे अपने आसपास के खेतों में फसल लहलहाती है, फसल कितनी सुंदर लगती है। परंतु फसल क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, यदि आप गांव के बच्चे हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे, परंतु यदि आप शहर के बच्चे हैं, महानगरों के बच्चे हैं, तो आप इस बारे में नहीं जानते होंगे कि फसल क्या होती है और उसे कैसी होती है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। इसे बताया है कवि नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। ना तो अकेली प्रकृति सृजन करती है और ना मनुष्य। मनुष्य प्रयास करता है और प्रकृति उसका साथ देती है, उसे सहयोग करती है, तभी सृजन होता है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावित करती है। तो इसमें बोलचाल की भाषा बिल्कुल सरल भाषा शब्दों में कही गई है कविता, आपको समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। कहना ना होगा कि कविता हमें उपभोक्तावाद की संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। तो आजकल हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के दौर में रह रही हैं। कक्षा 9वीं में आपने पाठ जरूर पढ़ा होगा उपभोक्तावाद की संस्कृति, और ये कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। कृषि संस्कृति का अर्थ होता है कि खेतों से जुड़ी हुई बातें, किसानों से जुड़ी हुई बातें। तो बच्चों इसमें हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे, बच्चों को किसान और फसल का महत्व आपको पता लगेगा। कवि नागार्जुन की कविताओं के बारे में आपको रुचि होगी, आप और भी कविताएं पढ़ना चाहेंगे, और कविता का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आपको बताया जाएगा इसमें। तो हम पहले पद पर आते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। तो सबसे पहले कवि फसल के बारे में बताता है कि फसल क्या है। वो किसी एक के नहीं, एक या दो नदियों के पानी का जादू नहीं है, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। बच्चों जैसा हम देखते हैं हमारे देश में अनेकानेक नदियां हैं, जैसे सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा, यमुना, और भी नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, इतनी ये सब बड़ी बड़ी नदियां हैं। इनके अलावा जो छोटी नदियां हैं वो तो अनेकानेक हैं। तो इन सभी नदियों के पानी का जादू है। एक आप चित्र देख रहे हैं नदी का, कि नदी का जो पानी है वो खेतों में जाता है। नदी के पानी को हम पहले नहर में डाल देते हैं, और नहर से वो कहाँ जाता है, हमारे खेतों तक आता है। फिर क्या कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो आप देख रहे हैं नीचे जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो फसल को बो रही हैं। और क्या कहते हैं, एक के नहीं, एक किसान नहीं बोता, दो नहीं बोते, लाखों किसान, लाखों मजदूर अपने हाथों का स्पर्श देते हैं उसको बोते समय। जैसे आपने अभी देखा होगा कि अभी चावल की फसल बोई जा रही है, तो उसमें किसान जो है क्या करते हैं, एक किस जगह से पौध को निकाल लेते हैं, फिर अपने हाथों से दूसरी जगह उनको लगाया जाता है। तो उनके हाथों का जो स्पर्श है वो फसल को होता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल एक खेत में नहीं होती, 2 खेतों में भी नहीं होती, हजारों खेतों में होती है,
पंजाब के खेतों में होती है, हरियाणा के खेतों में होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हमारा जो दक्षिण भारत है वहाँ भी फसल होती है। तो सभी जगह फसल होती है, इसमें हज़ारों खेत आ जाते हैं। उनकी मिट्टी का गुण धर्म भी फसल में मिला होता है। इसका अर्थ है बच्चों, नहरों का पानी का जादू, लोगों का परिश्रम, और तीसरा क्या है, मिट्टी का गुण धर्म। मिट्टी का गुण धर्म का अर्थ है बच्चों कि मिट्टी की उसमें महक मिली हुई है, उसमें मिट्टी का असर है, जहाँ पर वो फसल हो रही है वहाँ की मिट्टी का असर होता है। और देखिए दूसरे पद में फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है। कहते फसल और कुछ नहीं है इनके अलावा जो हमने ऊपर बातें बताई हैं। एक उसमें नदियों का पानी है, क्योंकि पानी के बिना फसल नहीं हो सकती। दूसरा किसानों की मेहनत है, मजदूरों की मेहनत है, उनके बिना फसल नहीं हो सकती। और तीसरा मिट्टी का गुण धर्म है, फसल होती मिट्टी में है, खेतों में होती है, तो खेतों के बिना फसल नहीं हो सकती। इनके अलावा कुछ नहीं है। नदियों के पानी का जादू है वह। अब नदियों का पानी हम ऊपर देख चुके हैं, हाथों के स्पर्श की महिमा है। ये देखिए आप, किसान किस तरह से फसल को काट रहे हैं। यहाँ पर ऊपर बो रहे थे, यहाँ पर काट रहे हैं बच्चों। तो क्या है, नदियों के पानी का जादू है वह, और हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो तीनों बातें आ गई, नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, और भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। तो मिट्टी कई प्रकार की होती है, काली मिट्टी होती है, भूरी मिट्टी होती है, संदली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, कई प्रकार की मिट्टी होती है बच्चों। और इस फसल में सभी प्रकार की मिट्टी का गुण धर्म है, सभी प्रकार की मिट्टी की विशेषता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। हम जानते हैं बच्चों कि सूरज की किरणों से पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस जिसे आप बोलते हैं अंग्रेजी में, उस प्रक्रिया से पौधे अपना क्या बंद करते हैं, भोजन बनाते हैं सूर्य की किरणों के द्वारा। तो यही बताया गया है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणों का भी अहम योगदान है, प्रकृति का बहुत योगदान है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और एक किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हवा की। तो जो फसल है वो उसमें दो मुख्य रूप से बातें हैं। एक क्या है, मनुष्य के अपने प्रयास, और दूसरा प्रकृति की देन। इन दोनों को मिला करके फसल होती है। मनुष्य की मेहनत है, उसमें परिश्रम है। प्रकृति क्या देती है, प्रकृति पानी देती है, प्रकृति खेतों की अपनी सहायता देती है, और सूरज की किरणें मिलती हैं, और हवा मिलती है। तो ये सब चीज़ें प्रकृति हमें उपलब्ध करवाती है। कविता का भाव सौंदर्य समझते हैं, शिल्प सौंदर्य। कविता में फसल के लिए आवश्यक तत्वों का महत्व बताया गया है। तो कविता में फसल के आवश्यक तत्व हमने बताए मुख्य रूप से दो हैं, एक मनुष्य की मेहनत और दूसरा प्रकृति का योगदान। प्रकृति बहुत सारी चीज़ें उसमें देती है। इस बात पर बल दिया कि बिना परिश्रम के कोई फसल नहीं हो सकती। फसल का अर्थ यहाँ पर खेतों में होने वाली फसल भी है, और हमारे दूसरे जीवन में जो हम कार्य करते हैं वो भी बिना परिश्रम के सफल नहीं हो सकते। फसल में प्रकृति का भी योगदान होता है, जैसे सूर्य की किरणें, हवा की थिरकन, नदियों का पानी, और खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। तो कविता में खड़ी बोली यानी मानक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसमें बिल्कुल ही सरल शब्दों का प्रयोग है। कहीं कहीं इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है, कोटि कोटि, स्पर्श, और ज़्यादातर कौन से शब्द हैं, अधिकतर शब्द इसमें तद्भव शब्द हैं। और कहीं कहीं उर्दू के भी एक दो शब्द हैं बच्चों, जैसे हज़ार, हज़ार, ये उर्दू के शब्द हैं। और तो ये हमने शिल्प सौंदर्य पढ़ लिया। अब कविता के प्रश्न उत्तर भी इसी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कविता छोटी सी है, अलग से प्रश्न उत्तर हमें नहीं करने पड़ेंगे। कवि के अनुसार फसल क्या है, कवि के अनुसार फसल जो है वो कितनी चीज़ों का योगदान हमने बताया, 4 चीज़ों का योगदान। पहला, उसमें नदियों के पानी का जादू है। दूसरा, हाथों के स्पर्श की महिमा है, मनुष्यों का उसमें परिश्रम लगा हुआ है। तीसरा क्या बताया कि उसमें सूर्य की किरणों का योगदान है। चौथा, हवा की थिरकन है। और पांचवा हमने क्या बताया कि खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। इन सब को मिलाकर फसल बनती है बच्चों। आपने ये पांचों चीज़ें लिख देंगे। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। भाई आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं हमने ऊपर अभी बता दिया। उसमें मनुष्य का परिश्रम है, उसमें प्रकृति का योगदान है, खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, नदियों के पानी का जादू है, सूर्य की किरणें हैं, और हवा की थिरकन है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है
फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि परिश्रम को महत्व देता है कि जो परिश्रम है उसके बिना फसल नहीं हो सकती। यदि हमें अच्छी फसल लेनी है तो हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और इसीलिए कवि ने परिश्रम को महत्व दिया है। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो बच्चों, इसमें प्रकृति के योगदान के बारे में बताया है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये कविता फसल से ली गई है, ये पंक्तियाँ, और इसके कवि नागार्जुन जी हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, मतलब इसमें कवि बताते हैं कि फसल के लिए प्रकृति का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सूर्य अपनी किरणें ना दें तो इस धरती पर कोई भी पौधा या पेड़ नहीं उग सकता। पेड़ पौधे जो होते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और हवा भी उसमें अपना योगदान देती है। तो इस प्रकार से रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न कर लेते हैं। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। तो मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो बच्चों, मिट्टी का जो गुणधर्म है उससे है उसका असर। हर तरह की, हर जगह की मिट्टी अलग होती है, उस मिट्टी का भी बहुत योगदान होता है उस फसल को उपजाने में। और फसल वैसी होगी जैसी वहाँ की मिट्टी होगी। यदि मिट्टी अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और यदि मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। ख है वर्तमान जीवन शैली के गुण धर्म को आप किस तरह वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस तरह प्रभावित करती है? तो बच्चों, वर्तमान जीवन शैली जो है मिट्टी को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित कर रही है। क्यों प्रभावित कर रही है? क्योंकि जो हम भूमि प्रदूषण कर रहे हैं, इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, और ये सब जो है मिट्टी के गुणधर्म को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है, उसके ऊपर बहुत ही कुप्रभाव डालता है, बुरा असर डालता है। इसे नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं वो ज़मीन पर अपना जो कूड़ा पदार्थ होता है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है, जिसमें बहुत तरह के केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, उसको ज़मीन पर फेंक देते हैं। तो वो जो मिट्टी है वहाँ पर नष्ट हो जाती है, वहाँ की जो उपजाऊ शक्ति है ज़मीन की, धरती की, वो समाप्त हो जाती है। तीसरा है मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में किसी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती बच्चों। यदि मिट्टी अपना गुण धर्म छोड़ दे, अपनी उपजाऊ शक्ति समाप्त कर दे, तो हम खाएंगे क्या? हम क्या खा के जिंदा रहते हैं? हम फसल को खाते हैं, हम अनाज को खाते हैं, हम सब्जियों को खाते हैं, हम दालों को खाते हैं, और ये सब कहाँ से आता है? ये सब मिट्टी में पैदा होता है बच्चों। यदि मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति छोड़ दे तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? तो बच्चों, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए हमें उसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा तो मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो जाएगी, हमारी धरती प्रदूषित हो जाएगी। खेतों में उतना ही रसायन का प्रयोग करना चाहिए जिसकी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक रसायन का प्रयोग करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, खतरनाक स्तर तक जा सकता है। हमें मिट्टी में प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह नहीं फेंकना चाहिए, और मिट्टी में उन्हीं चीज़ों को मिलाना चाहिए जो उनकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। हमें पानी को भी प्रदूषित नहीं करना, क्योंकि यदि पानी प्रदूषित हो जाएगा तो भी मिट्टी अपने आप ही प्रदूषित हो जाएगी। तो बच्चों, ये हमारा पाठ जो फसल है ये पूरी तरह हमने समझ लिया है। यदि कोई चीज़ ना समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।